सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं पिरामिड ऑफ बायोमास, क्योंकि हम पढ़ रहे थे इकोलॉजिकल पिरामिड को, जिसमें हम एक पिरामिड यानी कि पिरामिड ऑफ नंबर को पढ़ चुके थे। और हमें आज पढ़ना है एक तो पिरामिड ऑफ बायोमास यानी कि जीव भार का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड। और दूसरा हम पढ़ने वाले हैं इसमें पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा का पिरामिड। हम पढ़ेंगे कि ये जो दोनों पिरामिड होते हैं कि ये पिरामिड बनते कैसे हैं, क्या ये हमेशा सीधे होते हैं या उल्टे होते हैं या दोनों तरीके के होते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत हम पिरामिड ऑफ बायोमास से। पिरामिड ऑफ बायोमास का जो मेन बेस होता है वो बेस है कि जो अलग अलग ट्रॉपिक पर अलग अलग तरीके के जो जीव हैं उनका बायोमास कितना है यानी कि उनका वेट कितना है, उसके बेस पर इसको हम निकालते हैं या उसके बेस पर हम इसको बनाते हैं। ठीक हो गया। अब देखिए अलग अलग जितने भी पोषक स्तर हैं, जितने भी ट्रोफिक्स हैं, उन अलग अलग ट्रोफिक्स पर जितने भी क्रिएचर रह रहे हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म वहां पर रह रहे हैं, हर इकाई क्षेत्र में यानी कि यूनिट एरिया में उनका बायोमास अलग है यानी उनका वेट अलग अलग है। ठीक है। तो जो हमारा बायोमास का पिरामिड है, अगर हम ग्रासलैंड की बात करें यानी कि घास के मैदान की बात करें, तो घास के मैदान में और फॉरेस्ट में, इन दोनों में ये पिरामिड कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। ठीक है। सीधे का मतलब ये हुआ कि जो नीचे फर्स्ट लेयर हमारी है यानी कि जो प्राइमरी कंज्यूमर है, उन प्राइमरी कंज्यूमर का वेट होगा ज्यादा। जैसे फॉरेस्ट का ही मान लीजिए, पेड़ों की संख्या होगी ज्यादा, उसके ऊपर रहने वाले जो उपभोक्ता है यानी कि ये तो आपके क्या हो गए? प्रोड्यूसर हो गए, प्लांट्स हो गए। ये क्या हो गए? आपके प्लांट्स। प्लांट्स के नंबर्स होंगे ज्यादा, और इन पर डिपेंड करने वाले जो कंज्यूमर है यानी कि जो प्राइमरी तरीके पर प्लांट पर डिपेंड कर रहे हैं, उनकी संख्या होगी कम। जैसे जंगल में बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, लेकिन जानवरों का अगर वेट उनके कंपैरिजन में किया जाए तो वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है। अब उसके ऊपर अगर देखें, जानवरों पर डिपेंड रहने वाले या जैसे हमारे माइक्रोब्स वगैरह होते हैं, वो हमारे क्या हो जाएंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर। उनका वेट और भी ज्यादा कम होगा। इसको अगर एक सिंगल ट्री से समझेंगे तो भी, ट्री का अगर आप वेट निकालते हैं तो ट्री का वेट क्या होता है? ज्यादा होता है। ट्री के ऊपर क्या रह रही हैं? बर्ड्स रह रही हैं। सारी बर्ड्स का भी अगर वेट कर लिया जाए तो ट्री के वेट से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और बर्ड्स के ऊपर पैरासाइट्स रहते हैं यानी कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े रहते हैं। तो अगर उन माइक्रोब्स को देख लिया जाए या उन पैरासाइट को देख लिया जाए तो उनका वेट बर्ड के कंपैरिजन में और कम हो जाएगा। तो हमें पिरामिड लगभग मिलेगा इस तरीके का। ठीक हो गया। यहाँ नीचे पेड़ आ गए, ऊपर बर्ड्स आ गई, और ये आपके क्या आ गए? लास्ट में जो हम ये छोटे छोटे जीव जो चिड़िया के शरीर पर रह रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। अब इसी को बड़े लेवल पे आप फॉरेस्ट एरिया से समझ लीजिए तो भी आप इसको ऐसे दिखाएंगे। तो ग्रासलैंड में अगर देख लीजिए, टोटल जो ग्रास है, ग्रास का वेट होगा ज्यादा। टोटल ग्रास का वेट क्या हो जाएगा? ज्यादा। ठीक हो गया। यहीं से देख लेते हैं, टोटल ग्रास का वेट हो गया ज्यादा। ग्रास के में रह रहे हैं बहुत सारे टिड्डे या मेंढक। अगर टिड्डों की बात करूं यानी ग्रास होपर की बात करूं, या तो उनका टोटल का वेट हो जाएगा उससे भी ज्यादा कम। या फ्रॉग ही लिख लीजिए, फ्रॉग ग्रास के कंपैरिजन में कम। फ्रॉग को कौन खा लेगा? स्नेक, और स्नेक का वेट होगा उससे भी कम। तो यहाँ पर ग्रासलैंड का भी और आपका फॉरेस्ट का भी एग्जाम्पल ध्यान में रखेंगे कि ये दोनों आपको जो भी पिरामिड मिलेंगे वो मिलेंगे अपराइट। कौन से? ग्रासलैंड इकोसिस्टम से रिलेटेड है यानी कि ग्रासलैंड का बायोमास पिरामिड अपराइट होगा, और फॉरेस्ट का भी बायोमास पिरामिड जब आप बनाएंगे तो वो अपराइट होगा। लेकिन अगर आप पोंड का बनाते हैं यानी कि तालाब का बनाते हैं, तो तालाब में देखिए प्रोड्यूसर का मेन काम कौन करते हैं यानी कि उत्पादक का मेन काम कौन करते हैं?
वो छोटे छोटे से जो जीव होते हैं, माइक्रो क्रिएचर जो होते हैं, वो वहां पर फूड प्रोड्यूस करने का काम कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब उनका वेट क्या होता है, बहुत कम होता है, इनका वेट तो कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा लेस होगा। अब धीरे धीरे ये इनको कौन खा रहा है, छोटे छोटे मछलियां खा रही है, तो उनका वेट इनके कंपैरिजन में क्या होगा, इनके कंपैरिजन में क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, ये यहाँ पर क्या आ गए, माइक्रोब्स आ गए, जो भी छोटे छोटे जीव हैं। इनको कौन खा रहा है, क्योंकि ये तो प्रोड्यूसर है। इनको कौन खा रहा है, इनको खा रही है छोटी छोटी मछलियां। मछलियों का वेट, मछलियां कंज्यूमर हो गई, तो मछलियों का वेट इनके कंपैरिजन में ज्यादा होगा। इन छोटी मछलियों को खा जा रही हैं बड़ी मछलियां, तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गई, तो इनका वेट इनसे ज्यादा हो जाएगा। तो अगर पोन्ड इकोसिस्टम का आप बायोमास पिरामिड बनाएंगे तो वो हमेशा कैसा मिलेगा आपको, इन्वर्टेड मिलेगा, यानी कि उल्टा मिलेगा। तो जो हमारा बायोमास का पिरामिड है, अलग अलग इकोसिस्टम में अलग अलग तरीके का ये मिलता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है बायोमास पिरामिड कैसा मिलता है, अपराइट, सेकंड ऑप्शन इन्वर्टेड, फिर आ जाएगा दोनों तरीके का ऑप्शन, और लास्ट ऑप्शन कुछ भी दे सकता है। तो आपको बताना है कि बायोमास पिरामिड अपराइट भी होता है और इन्वर्टेड भी होता है, यानी कि सीधा भी होता है और उल्टा भी होता है। दूसरा है आपका पिरामिड ऑफ एनर्जी। एनर्जी यानी ऊर्जा। ऊर्जा का पिरामिड किस तरीके से बताएंगे या किस तरीके के बनाएंगे, ये तो हमें पता, अलग अलग ट्रॉफिक में अभी हमने लास्ट उसमें पढ़ा था कि जो एनर्जी होती है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है। और एनर्जी किस बात पे डिपेंड करती है कि कितने यूनिट टाइम में वो क्रिएट हुई है और कितने एरिया में उसका फ्लो बना है, यानी कि रेट ऑफ एनर्जी फ्लो, यानी ऊर्जा प्रवाह की दर वहां पर क्या है। ठीक है, या आप इसको सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि प्रोडक्टिविटी क्या है, कितना वहां पर प्रोडक्ट बन रहा है, यानी कि कौन वहां पर कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूसर का क्या रोल है। तो एनर्जी का जो पिरामिड होता है, एनर्जी का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, यानी हमेशा ही अपराइट बनता है, इसमें किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं है। एनर्जी फ्लो कहाँ होगा, हमेशा ज्यादा से कम की ओर होता है, फिजिक्स में भी यही पढ़ते हैं कि कम से ज्यादा से कम स्तर की ओर बहाव होता है। तो ऐसा ही यहाँ पर एनर्जी फ्लो वाले पिरामिड में भी हम पढ़ेंगे कि जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं वो प्रोड्यूसर्स में एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। जैसे आप देखिए, इसको ऐसे समझिए, माना हमारा ये क्या हो गया, प्रोड्यूसर का एक लेवल हो गया। ठीक हो गया। अब इस प्रोड्यूसर लेवल पर एनर्जी सपोज मान लीजिए कितनी है, 10,000 जूल। क्लियर हो गया। हमने पढ़ा है कि 90% कंज्यूम हो जाती है, केवल 10% एनर्जी का ही फ्लो होता है। ठीक है, अब एनर्जी फ्लो जब 10% होता है तो ये एनर्जी कहाँ जा रही है, कंज्यूमर में जा रही है। और कौन से कंज्यूमर में जा रही है, प्राइमरी कंज्यूमर में जा रही है। अगर प्रोड्यूसर के पास 10,000 जूल एनर्जी है तो यहाँ कितनी पहुंचेगी, केवल 1000 जूल, तो कम पहुंची, तो ये स्तर छोटा हो गया। इसके बाद अगले वाले पर जाएगी, ये भी आपके क्या है, कंज्यूमर है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। अगर यहाँ 1000 था तो 10% ही ऊपर फ्लो होना है, तो यहाँ कितनी पहुंचेगी, 100 जूल। ठीक है, और सबसे ऊपर वाले लेवल पर कितनी जाएगी, सबसे ऊपर वाले लेवल पर जाएगी 10 जूल, यानी कि जो भी हमारा टर्शियरी कंज्यूमर होगा उसके पास केवल इतनी एनर्जी जाएगी। और जबकि प्रोड्यूसर्स के पास कितनी एनर्जी थी, 10,000 यहाँ पर एनर्जी थी। तो एनर्जी का पिरामिड ऑल टाइम किसी भी स्तर पर आप देख लें, चाहे आप ग्रासलैंड का, चाहे फॉरेस्ट का, चाहे पोंड का देख लें, कोई भी आप एग्जांपल करते हैं, उसमें हमेशा एनर्जी का जो पिरामिड बनेगा वो हमेशा अपराइट बनेगा, यानी कि हमेशा ही वो सीधा बनेगा। देखिए, जब भी हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स बनाते हैं इसमें कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं, और वो लिमिटेशंस ऐसी हैं कि जो हम ये पढ़ रहे हैं, हम तो पढ़ रहे हैं बिल्कुल सीधा सीधा सा। हमने ऐसा मान लिया है कि जो फूड चेन होती है वो फूड चेन बहुत ज्यादा सिंपल होती है, और उस फूड चेन को हम एग्जाम्पल करके इजीली उसको पढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि एक जो भी ऑर्गेनिज्म है वो कई मल्टीपल फूड चेन का हिस्सा हो सकता है।
अगर सपोज हमने यहाँ कहा कि ग्रासलैंड है, सपोज यही एग्जांपल था, ग्रासलैंड है, यहाँ ग्रास हॉपर हो गया, फिर फ्रॉग हो गया, फिर स्नेक हो गया। अगर यही सीरीज हम बनाते हैं, जरूरी थोड़ी है कि ग्रास हॉपर केवल ग्रासलैंड वाले इसमें ही हो, कहीं हो सकता है वो किसी और फूड चेन का हिस्सा हो सकता है फ्रॉग किसी और फूड चेन का हिस्सा हो, तो या स्नेक किसी और फूड चेन का हिस्सा हो। स्नेक को तो पीकॉक भी खा ले रहा, उधर से बाज आएगा वो भी खा ले रहा है, तो अलग अलग फूड चेन का हिस्सा है। लेकिन जब हम ये पिरामिड्स पढ़ते हैं तो हम ऐसा मान लेते हैं कि जो हमारी फूड चेन चल रही है वो बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है, और हम ऐसे का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट नहीं करते, ऐसे कंज्यूमर का कह दें कि ऐसे कंज्यूमर का इन्वॉल्वमेंट नहीं करते जो अलग अलग ट्रॉपिक्स में वहां पर रिलेटेड है। ठीक हो गया। अब इस पूरे के पूरे में अगर आप देखें, हमने यहाँ पर जो सेप्रोफाइट्स हैं उन सेप्रोफाइट्स को कहीं कोई प्लेसमेंट नहीं दिया है, कोई जगह उनकी हम नहीं दिखाते हैं। जब भी हम फूड चेन पढ़ते हैं, सपोज हमने स्टार्ट किया ग्रास से, ग्रास को खा लिया ग्रास हॉपर ने, फ्रॉग को स्नेक ने, स्नेक को पीकॉक ने खा लिया, पीकॉक के बाद हमने उसको स्टॉप कर दिया होता है। तो जनरली होना क्या चाहिए, वहां पर जो कंज्यूमर्स हैं उन कंज्यूमर्स का भी रोल होना चाहिए। और जब भी हम पिरामिड्स बनाते हैं तो पिरामिड में भी हम कंज्यूमर को दिखा ही नहीं रहे हैं, हम उसमें भी क्या कर दे रहे हैं, जो फूड चेन का एक हिस्सा है, सपोज यहाँ पर प्रोड्यूसर है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों कंज्यूमर हमने दिखा दिए। लेकिन हमने कहीं भी यहाँ पर डीकंपोजर नहीं दिखाए हैं कि उसको डीकंपोजिंग करने का काम यानी कि अपघटित करने का काम कौन कर रहा है। ठीक हो गया। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं पिरामिड्स की, तो इन लिमिटेशंस को भी ध्यान में रखिएगा। और अलग अलग ट्रोपिक्स में अलग अलग इकोलॉजिकल एग्जाम्पल में या इकोसिस्टम में कैसे पिरामिड्स बनते हैं उसको भी ध्यान में रखिएगा। फिलहाल पिरामिड वाला सेक्शन इसका पूरा हुआ है और अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो पारिस्थितिकी अनुक्रमण यानी कि इकोलॉजिकल सकेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें अलग अलग तरीके के सकेशन होते हैं, प्राइमरी होंगे, सेकेंडरी होंगे, तो हम उनको डिटेल करेंगे। थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक होगा, तो अगले टॉपिक में जल्दी मिलेंगे। आप टॉपिक को, आज के वाले टॉपिक को जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। कोई दिक्कत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं, ताकि हम उसको जो भी आपका डाउट है उसको क्लियर कर सके। तो अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।